Welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma and today we are working on electrolysis part 4. तो जो हमने इंटेक्स क्वेश्चंस तक कवर अप किया था उसके आगे we'll continue with the chapter. So what is happening on this channel right now? We are working on a series जिसमें we are consistently posting out your chapters जिसमें कि हम चैप्टर की थ्योरेटिकल पोर्शन को भी कवर कर रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइजेस, एवरीथिंग फॉर दैट मैटर. बट हाँ, बोर्ड क्वेश्चंस वी आर नॉट कवरिंग येट. अभी जो चैनल पे आपको बोर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे दैट विल बी पोस्टेड लास्ट ईयर और मे बी अ ईयर बिफोर दैट. बट after we're done with this series, that should be by mid of November, we will start posting board question papers. Once we are into that for a month, मतलब आपने जब हम सारे बोर्ड क्वेश्चंस पोस्ट आउट कर देंगे देन आई विल स्टार्ट विद सैम्पल पेपर्स. सो राइट नाउ फोकस ऑन योर कंटेंट. यू स्टिल हैव टाइम. शॉर्टकट्स में चैप्टर्स को कवर अप नहीं करना है. यू हैव टू थॉरली अंडरस्टैंड दैट नाउ. अगर एग्जाम आगे है, एग्जाम से एक महीना पहले का टाइम है, तब गो फॉर शॉर्टकट्स कि भाई अब चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है थॉरली, तो यू गो फॉर शॉर्टकट मेथड्स कि वन शॉर्ट वीडियो देख ली या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स समझ लिए. ठीक है, अभी यू हैव सफिशिएंट टाइम, बट सफिशिएंट टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है. केमिस्ट्री को every week you have to give 3 to 4 hours. It would be good if you get 5 hours, and it would be amazing to cover up the whole syllabus thoroughly with practice. So as I always say, without wasting any time for today, let's get started with today's session. Alright students, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन हम 6.6 से स्टार्ट करेंगे. दैट इज व्हाट पेज नंबर हियर, दैट इज 107. अब हम वी आर स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इससे पहले का हमने चैप्टर कवर अप कर लिया है, तो अगर आपका मिस आउट हो गया है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में पहले वाले पार्ट्स जाके आप देख सकते हो. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके बाद जब आप इलेक्ट्रोलिसिस के एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे. मतलब जब हम कहेंगे कि इन वाले आयन्स में से ये वाला आयन यहाँ डिस्चार्ज हो गया, क्यों डिस्चार्ज हो गया, कैसे डिस्चार्ज हो गया, वो लॉजिक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से समझ में आएगा. तो 10-15 मिनट फोकस से पढ़ो ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये याद होगा कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और पॉजिटिव चार्ज्ड आयन बन जाते हैं जिसे हम कैटायन कहते हैं. और जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन बनते हैं जिसको हम कहते हैं एनायन. करेक्ट. अब जब हमने पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो जब हम मेटल्स को भी आपस में कंपेयर करते हैं, सब मेटल्स की इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी भी फर्क होती है. सबकी एक जैसी नहीं होती, सब में अलग है. कोई बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, कोई थोड़ा टाइम लेके देना चाहता है. सो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस जैसे कि एटम का टोटल साइज क्या है, कितना हेवी एटम है, उसका टोटल रेडियस कितना है, मतलब न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक उसकी ग्रिप कितनी है, कितना बड़ा डिस्टेंस है, उस पर भी डिपेंड करता है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर, उस पर भी डिपेंड करता है. सो डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिचुएशंस, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में 5 बच्चे हैं तो पांचों बच्चों की पढ़ने के तरीका फर्क हो सकता है. कोई बच्चा बहुत जल्दी याद कर लेता है और भूलता नहीं, कोई बहुत जल्दी याद कर लेता है पर भूल जाता है, कोई बहुत आराम से पढ़ता है, कोई बस दिखाने के लिए पढ़ता है. सो अगर घर में 5 बच्चे हैं, पांचों बच्चों के पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है. तो ये तो भाई एटम्स हैं, एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के हैं. तो इनको भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ रहा है तो वो अलग अलग तरीके से डोनेट करेंगे. या तो जल्दी करेंगे या तो लेट करेंगे या ज्यादा एनर्जी एमिट आउट करेंगे. सो अलग अलग तरीके से. इसी वजह से हमने एक सीरीज बनाई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ये सीरीज हमें ये बताती है कि कौन से मेटल्स जल्दी आयन बनते हैं, कौन से लेट बनते हैं. तो वो सीरीज है. ठीक है, हमने उनको टेस्ट किया एक्सपेरिमेंटली, अलग अलग कंडीशंस में डाल के देखा, तब जाके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है. फटाफट एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं और फिर सीरीज पे पहुंचते हैं. सबसे पहला पार्ट क्या है,
metal elements lose electrons from the outermost shell of their atoms and forming positive metallic ions. कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब है कि मेटल्स अपने आउटरमोस्ट शेल में से जो आलतू फालतू लूज इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है और पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है. फिर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे आपका पोटेशियम हो गया, उसके बाद आ गया पोटेशियम पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन. इसी इक्वेशन को मेजॉरिटी बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं कि K-1 इलेक्ट्रॉन गिव्स K पॉजिटिव, कैल्शियम -2 इलेक्ट्रॉन गिव कैल्शियम 2+. दोनों ही तरीके सही है. जो आपको याद रहे, जो आपको समझ में आए वैसे लिखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. However, the tendency to lose these valence electrons varies. ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है ये वेरी करती है मेटल टू मेटल. नॉर्मल भाई नेचर है, अलग अलग हो सकती है. Consequently, the metallic elements can be arranged in decreasing order of their tendency to lose electron. Decreasing order मतलब कि आपने इस तरीके से उस सीरीज को बनाया है कि जो टॉप वाले हैं ना वो एकदम से आयन बन जाते हैं और धीरे धीरे नीचे आते आते उनका आयन बनना थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है. इसी बेसिस पे है वो सीरीज. अब आते हैं, सोडियम गेट्स कन्वर्टेड टू सोडियम आयन मच मोर इजीली देन कॉपर. सोडियम बहुत जल्दी आयन बन जाता है, कॉपर थोड़ा टाइम लेता है. जिंक जल्दी बन जाता है कंपेयर टू सिल्वर. तो ऐसे कंपैरिजंस आप कर सकते हो सीरीज को देख के. और ये कंपैरिजन जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस एक्चुअली करते हैं तो जो आपका सोल्यूशन है, मान लीजिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मैं बस इस रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ. मान लीजिए इस सोल्यूशन के अंदर आपके पास ए पॉजिटिव आयन भी आ गया, बी पॉजिटिव आयन भी आ गया, सी पॉजिटिव आयन भी आ गया. अब तीनों थोड़ी ना कैथोड पे जाके एमिट कर देंगे, तीनों डिस्चार्ज नहीं होंगे, कैथोड पे कोई एक या दो ही पहुंचेंगे. सो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज. मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे इन तीनों में से जो जल्दी कैथोड पे पहुंच के डिस्चार्ज हो सकता है वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिसाइड करते हो. ठीक है. सो एक ही सोल्यूशन में आपके पास 2 3 4 तरीके के पॉजिटिव आयन आ गए, उसमें से कौन सा जल्दी डिस्चार्ज होगा कैथोड पे ये पता कैसे चलेगा? ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू पता चलेगा, इसीलिए पढ़ रहे हैं ये. ठीक है. बेस्ड ऑन द ease with which atoms of metals lose electrons to form positively charged ions, the metals are arranged in the series known as electrochemical series. तो ये जो आपकी सीरीज है ये इस बेसिस पे है कि पोटेशियम बहुत जल्दी, जो ऊपर वाले है ना आपके, ये बहुत जल्दी आयन्स बनते हैं टॉप वाले, धीरे धीरे आयन बनना मुश्किल होता जाता है. ठीक है. डिक्रीजिंग कैपेबिलिटी बोला है उन्होंने, डिक्रीजिंग कैपेबिलिटी मतलब ऊपर वाले आयन्स जल्दी बनेंगे और नीचे वाले आयन मुश्किल से बनेंगे. अब एक बात आप इसमें और याद रखिए कि जब कोई आयन जल्दी से बन रहा है, आराम से सुनना इस बात को, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट डिलीट अ लिटिल बिट, एकदम आराम से सुनो इस बात को. सारे ही मेटल्स, ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी ई, मान लीजिए आपके पास 5 मेटल्स हैं. आराम से सुनो इस बात को, 5 मेटल्स हैं, पांचों के पांचों आयन बनना चाहते हैं. कोई जल्दी बनेगा कोई लेट बनेगा, बनेंगे सारे. ठीक है. जब ये आयन कैथोड के पास जाता है तो कैथोड पे डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है कि जब वो कैथोड पे पहुंचा, जो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर कर आया था वो कैथोड से वापस एक्सेप्ट कर लेगा और एटम में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. यही लॉजिक होता है कैथोड पे डिस्चार्ज होने का. कैथोड पे हमेशा आयन्स पहुंचते हैं. कौन से आयन? पॉजिटिव चार्ज आयन. और क्या करते हैं वहां पहुंच के? कैथोड के पास पहुंचेंगे भाई, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और एटम बन जाएंगे. ठीक है. अब आराम से सुनो, 5 एटम है, 5 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, 5 अलग अलग मेटल्स हैं, पांचों का डिस्चार्ज, पांचों का आयन बनने की कैपेबिलिटी अलग अलग है. ठीक है. अब जो एटम्स ऐसे हैं, मान लीजिए ए और बी एक ऐसे एटम्स हैं जो बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया उन्होंने, पोटेशियम कैल्शियम सोडियम टाइप्स हैं. ठीक है. इस टाइप है एकदम टॉप वाले. ठीक है. टॉप वाले कैसे हैं कि जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को धक्का मार दिया, उन्होंने कहा भाई घर से निकल, बात खत्म कर. तो जल्दी उन्होंने अपने आयन, जल्दी से आयन में कन्वर्ट हो गए.
आयंस में जल्दी कन्वर्ट क्यों हुए? क्योंकि उन्हें एकदम फटाफट स्टेबिलिटी की जरूरत थी, ठीक है, फटाफट स्टेबिलिटी की जरूरत थी। तो जो आयंस बहुत फटाफट या जो एटम्स बहुत फटाफट अपने आयंस डोनेट करके स्टेबिलिटी में अटेन कर लेते हैं, उनके लिए उतना ही मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन को वापस एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो क्योंकि वो स्टेबिलिटी में एकदम फटाफट आ गए, उनको जरूरत है स्टेबिलिटी की, दे आर डेस्परेट फॉर स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी उन्हें आई कैसे? फटाफट इलेक्ट्रॉन को घर से निकाल के। तो अगर अब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, वो क्यों लेंगे उसे वापस आसानी से? मुश्किलों से ही वापस लेंगे, ठीक है। तो जो एटम या जो मेटल बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उतनी ही मुश्किल तरीके से वो उस इलेक्ट्रॉन को वापस एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब ये है कि जब ये सारे के सारे कैथोड पे पहुंचेंगे, जो ये आपके लास्ट वाले हैं, जो इन्होंने मुश्किल से अपनी स्टेबिलिटी अटेन करी है, वो फटाफट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहे थे, पहले ही वो बच्चों को घर से निकालना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने मजबूरी में घर से निकाला है। तो अगर वो बच्चा घर पे वापस आएगा तो वो उसे वापस एक्सेप्ट करेंगे। मतलब फिर से एक बार सुन लो, अगर 5 तरीके के या 6 तरीके के मेटल्स हैं, उसमें से जो फटाफट घर से बच्चों को निकालना चाहता है, जो उस इलेक्ट्रॉन को फटाफट दफा करेगा, वो बहुत मुश्किल से उन्हें वापस एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो चाहता ही था स्टार्टिंग से कि वो चले जाएं। और जो मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल से अपने आयन्स में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, या टाइम लेके, हार्ड टू आयनाइज, बच्चों से बहुत प्यार है, उन्हें इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार है, वो देना नहीं चाहते, पर मजबूरन वो बच्चा जिद कर रहा है जाने की, इसीलिए उसको घर से भेजा है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे ही वो बच्चा वापस आएगा, फटाक से उसे घर में वापस लेंगे। तो अगर इन पांचों एलिमेंट्स में से ये पांचों के पांचों कैथोड पे पहुंचेंगे, तो जो आपके ये लास्ट 3 है ना, जो मैंने बोला हार्ड टू आयनाइज, ये कैथोड पे पहुंचते ही छीन लेंगे इलेक्ट्रॉन जल्दी से, ठीक है, और आयन में और एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीरीज बनाई है, ऊपर से नीचे जब सीरीज आ रही है, कैल्शियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम, ऊपर वाले बहुत जल्दी आयनाइज होते हैं, ठीक है, नीचे आते आते आयनाइजेशन मुश्किल है। पर यही बात उल्टी है जब आप कैथोड पे डिस्चार्ज करोगे। जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो, इनका कैथोड पे डिस्चार्ज होना बहुत आसान है, और ऊपर आते आते कैथोड पे डिस्चार्ज होना बहुत मुश्किल है। आगे बात समझ? ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझ में आया? एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे? घर में आपके 2 घर हैं अलग अलग, एक घर में आपके 2 बच्चे हैं, एक घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है। जो पहला घर है, उसने भाई पेरेंट्स वेट ही कर रहे थे कि भाई ये थोड़े बड़े हो, इन्हें कॉलेज भेजो और घर में शांति हो, ठीक है। बच्चों को कॉलेज भेजे, फटाफट घर में स्टेबिलिटी आ गई, शांति हो गई, बहुत ही कलेशी बच्चे थे, ठीक है। दूसरा घर है, वो बच्चों को भेजना ही नहीं चाहते, पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आ रही है, बच्चे बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं कि हमें तो जाना ही है, हमें तो जाना ही है, तो उन्होंने बहुत मुश्किल से घर से बच्चों को भेजा। तो जब बच्चे वापस आएंगे इन दोनों घरों में, तो जो पहला घर है वो आनाकानी करेंगे, भाई बड़ी मुश्किल से तुम्हें भेजा था, तुम जाओ वापस मत आओ, ठीक है। तो इन्हें कैथोड पे डिस्चार्ज होने में डिफिकल्टी होगी, टाइम लेंगे। और जो दूसरा वाला घर है, जिन्होंने मुश्किल से बच्चों को घर से भेजा है, बहुत रो रो के उन्हें घर से भेजा है, वो बच्चों के घर वापस आते ही उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे और उन्हें घर में रख लेंगे कि आओ फटाफट आ जाओ, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ गया? आई होप। तो कमेंट में बताना मुझे कि हाउ वाज द एग्जांपल, इफ दिस वाज अंडरस्टैंडेबल और नॉट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों कंपैरिजन में डरते हैं और इसी वजह से उनकी गलती होती है। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस की बात करोगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस में आप जितना नीचे हो इस सीरीज में, उतना जल्दी वो डिस्चार्ज होगा, और जितने ऊपर हो आप इस सीरीज में, उतना मुश्किल होगा डिस्चार्ज कैथोड पे जाके, ठीक है। ओके, आगे आ जाइए फटाफट, ये हम अपने पॉइंटर्स पढ़ते हैं। A metal which is in higher position in the series displaces the one in the lower position। मतलब क्योंकि इनका आयन बनना आसान है, तो अगर आप ऊपर के 2 या 3 4, मतलब अगर इन्हें ऊपर से नीचे कंपेयर करोगे, तो जो ऊपर का एलिमेंट है वो जल्दी से नीचे वाला डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि जो नीचे वाले मेटल्स हैं वो थोड़ा सा वीक माने जाते हैं। उसके बाद मेटल्स बिलो हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो जो हमारे मेटल्स हैं, अगर एसिड को से रिएक्ट करो तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है। पर जो हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स हैं, ये इतने वीक है कि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो तो सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं एसिड के अंदर से, पर ये नहीं कर सकते।
जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, ठीक है। Elements lower in the series get discharged more easily at the cathode during electrolysis। तो ये वही बात है कि सीरीज में जितना आप नीचे आते जाओगे उतना आसान है उन मेटल्स को कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होना। कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? मतलब है कि कैथोड पे गए और फटाफट से उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया और भाई एटम बन गए, ठीक है। बिकॉज देयर कैटायंस कैन इजीली गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो फटाफट इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। Metal atoms which form their ions most easily will accept the electrons back to form the atoms with greatest difficulty। जो metals बहुत आसानी से अपने आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को घर से निकाल देते हैं, वो उन्हें वापस आसानी से घर में नहीं लेते, उनके लिए वापस से उन्हें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। दे एक्सेप्ट देम विद ग्रेट डिफिकल्टी, कि भाई इतनी मुश्किल से तो घर से निकाला था, ये वापस क्यों आ गए। नाउ हाइड्रोजन हैज सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। अब हाइड्रोजन एक्चुअली मेटल तो नहीं है, पर उसके अंदर सम प्रॉपर्टीज क्यों है? क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास एक तो इलेक्ट्रॉन है, वो भी उसको डोनेट करके पॉजिटिव आयन बन जाता है। और पॉजिटिव आयन कौन बनते हैं? जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन्स बनते हैं। Thus, its position amongst metals confirms its identity with metals. Therefore, it has been placed along with metals in this series। क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज आयन बनाता है, इसी वजह से मेटल्स के साथ रखा गया है। ज्यादा दिमाग मत मारो इस पे, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपको पहली वाली सीरीज पसंद समझ में आ गई जो आपकी कैटायंस की थी। सिमिलरली अब हम एनायंस की बात करेंगे, ठीक है। अगर वो समझ में आ गया तो ये भी समझ में आराम से आ जाएगा, पर उसे ध्यान से समझो। इसे समझते हैं। एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज आयंस। नेगेटिवली चार्ज कैसे? भाई इन्हें ना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। On electrolysis they move towards the anode। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो ये एनोड की तरफ मूव करते हैं। They lose their extra electron or the negative charge at the anode and are discharged there। अब अगर कोई एनायन एनोड पे जाके डिस्चार्ज होगा, इसका मतलब ये है कि जो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो जाके एनोड को दे देगा, भाई तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। वो एक एनायन बना कैसे? वो एनायन बना क्योंकि उसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो एनोड के पास गया और एनोड के पास के जाके कहा कि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है इसे लेके घूमना, तुम यहाँ रख लो। तो अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक है या दो है, वो जाके वो एनोड को पकड़ा देता है। इसे कहते हैं एक एनायन को एनोड पे जाके डिस्चार्ज होना। बट ऑल एनायंस डू नॉट हैव आइडेंटिकल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब बहुत सिंपल बात है, ये जो भी आपके एनायंस हैं सब अलग अलग टेंडेंसी से हैं, जिन्होंने अलग अलग टेंडेंसी से कहीं ना कहीं से अपना एक इलेक्ट्रॉन अरेंज करा है। इलेक्ट्रॉन ढूंढना भी आसान नहीं है, और जो किसी और एटम का जो इलेक्ट्रॉन हो उसको अपने घर में लाके एडजस्ट करना भी आसान नहीं है, ठीक है। तो हर एक नॉन मेटल की या हर एक जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो इसमें, उसकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन अलग अलग होती है। कोई जैसे क्लोरीन है, बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत एकदम फटाफट कहेगा भाई घर में आके घर पूरा करो, मेरे बस की नहीं है, ठीक है। कुछ हैं जो ऐसा बोलेंगे भाई हमें चाहिए तो, पर यार थोड़ा मतलब हम समझ तो लें दूसरे परिवार को, ऐसे कैसे हम घर में लाके उसे रख लें, ठीक है। तो उनकी टेंडेंसी होगी थोड़ा आराम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, थोड़ी ज्यादा एनर्जी, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगती है उन्हें मनाने में कि भाई ये इलेक्ट्रॉन तुम अपने घर में रख लो, तुम भी स्टेबल हो जाओ, ठीक है। Based on their tendency to lose electrons and get discharged at the anode, the anions have been arranged in the increasing order। तो इनकी सीरीज ये रही आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस। इंक्रीजिंग ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज एट एनोड। मतलब क्या है कि इस सीरीज में जो ऊपर वाले हैं ना, ये आपके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, ये बहुत फटाफट अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बन जाते हैं। पर वही बात है सेम, जितनी जितनी आसानी से वो उस इलेक्ट्रॉन को घर में एक्सेप्ट कर लेंगे, भाई जाने थोड़ी देंगे। अब अगर किसी के घर में शादी होने की जरूरत है और वो शादी वाला इंसान, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, बहुत डेस्परेट है, भाई शादी करो, ये पूरा कॉन्सेप्ट निपटाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो फटाफट शादी कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने फटाफट शादी कर ली, ऐसा थोड़ी है कि अगले दिन वो डिवोर्स कर देंगे, अगले दिन वो रिश्ता तोड़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि भाई कई सालों से डेस्परेट थे भाई शादी के लिए, कई सालों से अपने लिए एक पार्टनर चाहिए था, रिलेशनशिप चाहिए थी, तो एकदम से नेक्स्ट डे उस बंदे को नहीं छोड़ सकते, वो मुश्किल से जाने देंगे उस बंदे को, ठीक है। अब किसी के घर में ऐसी है, मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है और 8वां इलेक्ट्रॉन चाहिए था,
जब वो इतने डेस्परेट हैं कि 8वां बच्चा घर में आ जाए, तो फटाफट 8वां बच्चा आ जाएगा, उसे निकालेंगे नहीं वो घर से, मुश्किल से निकालेंगे। तो जैसे जैसे आप इस सीरीज में नीचे आते हो, इन वाले एलिमेंट्स के लिए जो नीचे आपके ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, इनके लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता जाता है। जो जितना मुश्किल से एक्सेप्ट करेगा उतना आसानी से उसको जाने देगा, क्योंकि उसे टेंशन चाहिए ही नहीं घर में। पहले ही उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें घर में एक्सेप्ट करा था कि भाई बच्चे जिद कर रहे हैं इसलिए ले आओ। मगर जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में पपी चाहिए, आपने बहुत मिन्नतें करी, बहुत मिन्नतें करी, तब जाके आपको परमिशन मिली घर में पपी लाने की। ऑल्दो ये बात अलग है कि बाद में पेरेंट्स को अटैचमेंट हो जाती है, मगर अगर इनिशियली ही 2-3 दिन में मम्मी को मौका मिल गया कि इस पपी को घर से निकाल दो, वो फटाफट निकाल देंगी। अगर उन्हें नहीं पसंद पपीज घर में, फटाफट निकाल देंगी। इट्स अ डिफरेंट केस कि आपने थोड़ा उन्हें टाइम दे दिया तो मम्मियाँ ज्यादा अटैच हो जाती हैं पपीज से, वो अलग बात है, कॉन्सेप्ट ही अलग है वो। बट यहाँ पे आप एकदम इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट सोचो कि जिद करने के बाद आप घर में लिया है, उस दिन घर में कितना कलेश होता है। मम्मी को उसी दिन मौका मिल जाए, उसी दिन उस दिन पपी को घर से बाहर निकाल देंगे। लॉजिक समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन्स को घर में लाना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल घर से निकालना है। और इलेक्ट्रॉन्स को जितना आसानी से आप घर में लाओगे, उतनी ही मुश्किल से उनको जाने दोगे। आई बात समझ? आ जाइए, अब ये फटाफट 2 पॉइंट्स है, ये देख लीजिए। अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एन आयन, लोअर द पोजिशन ऑफ एन आयन इन द सीरीज, मोर इजीली इट गेट्स डिस्चार्ज एट एनोड। एनोड पर डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? जाके उसे अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ा देना कि भाई तू रख ले। Higher the position of an anion in the series, more difficult for it is to lose electron or get oxidized. जितना ज्यादा वो सीरीज में ऊपर वाली पोजीशन पे होंगे, उतना ही मुश्किल उनके लिए उस इलेक्ट्रॉन को जाने देना होगा। ठीक है? प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड्स। अब मैंने आपको जो बात कही थी कि जब आप मान लीजिए आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में जो 2, 4, 5 आपके पॉजिटिव आयन आ गए। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि भाई कैथोड पे जाएगा कौन? सेम अदर वे अराउंड, बहुत सारे आपके पास 3, 4, 5 आपके पास नेगेटिव चार्ज आयन आ गए। अब नेगेटिव चार्ज आयन में से ये कौन सा डिसाइड होगा कि भाई एनोड पे कौन सा डिस्चार्ज होगा? तो ये सीरीज वो आपको हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में, विच इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड्स। सो when two or more ions of the same charge are present in the solution, दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आयन अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस and are competing for discharge at the same electrode, one of them get preferentially discharged. This is known as selective discharge of ions. अगर आपके पास 3-4 आपके पास पॉजिटिव चार्ज आयन आ गए, मतलब कैटायन आ गए, वो तीनों चारों ही कैथोड पे जाकर डिस्चार्ज होने की कोशिश करेंगे, पर उसमें से वो सारे डिस्चार्ज नहीं हो सकते। जब उसमें से कोई एक आपका डिस्चार्ज हो जाता है, उसको कहते हैं प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज या फिर सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। ठीक है, वो हम अब पढ़ेंगे। और ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के, क्योंकि उसमें आपके हमेशा ऐसी सिचुएशन होगी जब एक से ज्यादा ही आपके पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आयन होंगे। तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसको मैं प्रेफरेंस दूं? ठीक है, आगे आते हैं। सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। ठीक है, 3 फैक्टर्स पे बात डिपेंड करेगी। पहला, देयर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे वो प्रेजेंट कहाँ है? क्या उनको डोनेट करना आसान है? क्या उनको एक्सेप्ट करना आसान है? क्या वो डिस्चार्ज आसानी से होते हैं या लेट डिस्चार्ज होते हैं? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनकी पोजीशन क्या है। दूसरा, कि उनका टोटल सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कितना है। मान लो आपके पास ए, बी, सी, डी, ठीक है, सारे ही पॉजिटिव आयन आ गए। अब इसमें से जो ए और बी है, वो मान लो कि सिर्फ 10 आयन ही है, और सी और डी 25-25 आयन है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है। सो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से यू विल गिव प्रेफरेंस, जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा वही तो जाके डिस्चार्ज होगा। देन आपका जो थर्ड मेन पॉइंट होता है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, कि इलेक्ट्रोड्स किस चीज की बनी है, कैसी नेचर है इलेक्ट्रोड्स की। सो वो भी हम आते हैं, उस पर आपको समझ में आएगा। सो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर सिलेक्टिव डिस्चार्ज डिपेंड करता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सिलेक्टिव डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन, तो पहला फैक्टर
कि मैम रिलेटिव पोजीशन क्या है सीरीज में, दूसरा उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी कितनी है सोल्यूशन में, और तीसरा जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, वो किसको प्रेफरेंस दे रहा है। अब पहले पार्ट पे आ जाओ, द रिलेटिव पोजिशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, मतलब ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एज इन की कॉन्सेंट्रेशन भी सबकी सेम है, इलेक्ट्रोड्स के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिसीजन ले सकते हो। If all other factors are constant, any ion lower in the electrochemical series get discharged at the relevant electrode in preference to those above it. मतलब अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जितना लोअर लाइन पोजीशन पे होगा वो उतना आराम से अपने इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का हो रहा है, तो यू हैव CuSO4 गिविंग यू Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, वाटर का आ गया H प्लस OH माइनस, करेक्ट। जब आप केटायन इसको देखो तो केटायन कौन कौन से हैं, कॉपर का है और हाइड्रोजन का है, एनायन है SO4 2 माइनस और OH नेगेटिव। अब एट कैथोड कॉपर एंड H प्लस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, बट कॉपर बीइंग लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल गेट डिस्चार्ज। ठीक है, दोनों ही जाएंगे कैथोड के पास, पर डिस्चार्ज वो हो रहा है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर पोजीशन पे है। और अगर आप कंपेयर करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो कि ये रही डायरेक्टली, यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ कॉपर है, तो कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं हो पाएगा। सो कॉपर डिस्चार्ज होगा तो क्या हुआ, कॉपर 2 प्लस, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गया। अब एनोड पे क्या हो रहा है, आपके पास दो आयंस हैं, कौन कौन से, OH नेगेटिव है और SO4 2 माइनस है, ये दोनों ही आपके एनोड के पास जाएंगे, बट OH नेगेटिव बीइंग लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी पोजीशन सबसे नीचे है, SO4 2 माइनस की सबसे ऊपर है, तो जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सो OH नेगेटिव -1 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू OH, वो जाएगा फटाफट अपना इलेक्ट्रॉन उसको एनोड को पकड़ा देगा कि भाई तुम रखो मैं चला। तो अब इस केस में क्या हुआ, जब इसने डोनेट करा तो जो OH आया है ना एटम, वो एज एन एटम OH एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो फटाफट दूसरा OH को ढूंढेगा और उससे कंबाइन कर जाएगा। सो OH प्लस OH उसने बनाया वाटर मॉलिक्यूल और आपका एक ऑक्सीजन का एटम। अब ये ऑक्सीजन का एटम भी बहुत अनस्टेबल है, ऐसे कैसे O रह जाएगा, तो O दूसरे O को ढूंढेगा और ऑक्सीजन बना देगा। ठीक है, फटाफट से एक बार खुद से लिख के देखो, क्योंकि ये चीजें बहुत गलत होती हैं। OH नेगेटिव था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बन गया OH। जो ये OH बना है ये अकेला नहीं घूम सकता, बहुत अनस्टेबल है, तो ये दूसरे OH को देखेगा, कंबाइन करेगा, वाटर के साथ साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब अकेला ऑक्सीजन का एटम फिर रहा है इधर से उधर। ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये भी अकेला नहीं घूम सकता, ये दूसरे ऑक्सीजन को ढूंढेगा और उससे दोस्ती करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेगा। तो आपके जो एनोड है उस पर क्या डिस्चार्ज हुआ, पानी डिस्चार्ज हुआ और ऑक्सीजन डिस्चार्ज हुआ। जो आपका कैथोड था उस पर क्या डिस्चार्ज हुआ, कॉपर का मेटल डिस्चार्ज हुआ। आगे बात समझ। अब सेकंड पॉइंट पे आइए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट। If an electrolyte has a much higher concentration of a particular ion, then that ion will be discharged at the relevant electrode in preference to those ions which are lower in electrochemical series but are present along with. मतलब कि अगर आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक अपर लाइंग आयन है और एक लोअर लाइंग आयन है, दोनों ही प्रेजेंट है, पर जो अपर लाइंग आयन है उसकी जो क्वांटिटी है, मतलब ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन है, वो बहुत ज्यादा है, तो उसी को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी उसमें ज्यादा पार्ट रोल प्ले नहीं कर पाएगा, तो टेक्निकली अगर कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज्यादा है उसको ही आप प्रेफरेंस दोगे फॉर द डिस्चार्ज। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। अब आप NaCl को कर रहे हो तो NaCl ब्रेक हो रहा है Na प्लस और क्लोरीन माइनस में, जो वाटर है वो ब्रेक हो रहा है H प्लस और OH नेगेटिव में। तो जब आप कैथोड की बात करते हो तो Na प्लस और H प्लस आ रहा है, ठीक है, दोनों के दोनों कैथोड के पास जाएंगे, but despite higher concentration of sodium and H plus gains electron more easily than sodium. Sodium is more reactive than hydrogen. ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन आपकी H प्लस की, मतलब सोडियम की ज्यादा है, सोडियम एंड हाइड्रोजन दोनों माइग्रेट करे कैथोड पे, बट डिस्पाइट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम H plus gains electron more easily.
तो कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, मगर जिसकी इस केस में आपको हाइड्रोजन को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी. सो लेट्स क्विकली रीड बी पार्ट अगेन. If an electrolyte has a much higher concentration of a particular ion, then that ion will be discharged at the relevant electrode in preference to those ions which are lower in the electrochemical series but present along with. ठीक है, तो आपके पास क्या था, आपके पास सोडियम और हाइड्रोजन था. ऑल्दो but despite higher concentration of sodium, H plus gains electrons more easily than sodium. Although दोनों के ही concentration में आपका सोडियम का ज्यादा है, पर क्योंकि H प्लस में जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज्यादा है, सोडियम बहुत ऊपर है, हाइड्रोजन बहुत नीचे है, तो इस केस में H प्लस जीत जाएगा क्योंकि उसकी एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी बहुत फास्ट है. ठीक है, तो आपको डिफरेंस भी देखना होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर बहुत ज्यादा गैप आ गया तो अगर ऊपर वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है तब भी नीचे वाला जीत जाएगा. ठीक है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. ठीक है, इफ इट इज H प्लस आयंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या हो रहा है, H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हाइड्रोजन बन गया, देन टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो जब आपके पास एक H आ गया, ये अनस्टेबल तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा H ढूंढ के वो H2 बना देगा. आ रही है बातें समझ में. फिर ओवरऑल हाइड्रोजन गैस बबल्स कम्स फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि अगर आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल रहा है तो हाइड्रोजन तो गैस फॉर्म में निकलेगी, तो आप कैथोड के पास देखेंगे छोटे छोटे बबल्स फॉर्म हो रहे होंगे, ऊपर बबल पॉप हो रहे होंगे, तो दैट इज हाइड्रोजन बीइंग रिलीज. अब एनोड पे क्या हो रहा है, अब आपके पास क्लोरीन है और OH नेगेटिव है, दोनों के दोनों एनोड पे माइग्रेट करेंगे, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इज मच हायर देन OH नेगेटिव, हेंस क्लोरीन इज डिस्चार्ज्ड. अब इस केस में क्लोरीन क्यों डिस्चार्ज हो रहा है, हम एक बार सीरीज में आके देख लेते हैं. सो इस केस में अगर आप देखो OH नेगेटिव में और क्लोरीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सीरीज में. ठीक है, इस वजह से अगर क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई तो क्लोरीन डिस्चार्ज कर जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि डिफरेंस कितना है. अगर आप अपने केटायन वाली सीरीज पे आओ तो हाइड्रोजन में और सोडियम में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था, इस वजह से अगर सोडियम में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी तब भी हाइड्रोजन जीत गया. पर इस केस में आपके पास क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड में ज्यादा फर्क नहीं है, तो अगर क्लोरीन की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हुई तो क्लोरीन जीत जाएगा. ओके, सो ऑल्दो OH नेगेटिव हैज लोअर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फिर भी क्लोरीन जीत गया, तो Cl -1 इलेक्ट्रॉन गिव Cl, दो Cl मिलके यू गेट क्लोरीन गैस, तो ये भी एज अ बबल निकलेगी. नाउ नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड. अब नेचर का मतलब क्या है कि कई बार जो आप इलेक्ट्रोड्स यूज करते हो वो होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, मतलब कि वो जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें एक्टिवली पार्ट नहीं लेते, वो अपना कोई केमिकल ऐड नहीं करते, केमिकल जो उनकी कॉम्पोजिशन है उसमें से वो इलेक्ट्रोलिसिस के जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें अपनी तरफ से कोई आयन ऐड नहीं करते. ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. और कुछ होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव इलेक्ट्रोड साथ के साथ अपने भी आयंस इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करते रहते हैं. तो एक्टिव मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में, इसीलिए उन्हें कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, दो टाइप के इलेक्ट्रोड हो गए. अब इलेक्ट्रोड्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर ईदर इनर्ट या एक्टिव. द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड डिटरमाइन द आयन प्रेफर्ड फॉर डिस्चार्ज. अब जो इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हो, जिस मटेरियल का यूज कर रहे हो, वो भी तो प्रेफरेंस शो कर सकता है, उसकी भी तो एक प्रेफरेंस होगी कि वो जिस मटेरियल का बना है उस हिसाब से आपको उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो उस पे जाके आसानी से डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि एट द एंड जाना तो उसी के पास है. अब मान लो कि आपको अपने घर का कोई बच्चा किसी के पास छोड़ना है. ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा एक बच्चा है, मतलब एक्स्ट्रा बच्चा है मतलब कि आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और आपको फॉर सम टाइम बीइंग, फॉर अ वीक और सो व्हाटएवर, आपको किसी के पास छोड़ना है, तो आप उसी को प्रेफर करोगे ना जिसे आप जानते होगे. अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि इसे मैं जानता हूँ और इसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, तो जिसे आप जानते हो उसके पास ही आप प्रेफर करोगे उसे छोड़ना. तो इसीलिए अगर जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो किस मटेरियल के बने हैं, वो फैमिली कौन है, उस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन डिस्चार्ज करेगा. ठीक है, if inert electrodes like graphite and platinum are used, they will not take part in the electrolytic reaction. Inert electrodes के एग्जाम्पल पता होने चाहिए आपको, ग्रेफाइट और प्लैटिनम है, they do not take part in the electrolytic reaction.
द इलेक्ट्रोलिसिस विद दस डिपेंड ओनली ऑन द अबव टू फैक्टर्स। अगर आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं ग्रेफाइट और प्लैटिनम के जैसे, तो इस केस में सिर्फ अबव टू फैक्टर्स विल डिसाइड द डिस्चार्ज। या तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा या तो इलेक्ट्रोकेमिकल उस पे सीरीज पे डिपेंड करेगा, उन्हीं पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं करेगा। कब? अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे भाई, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, वो कह रहे हैं भाई यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो, छोड़ना हो तो, नहीं छोड़ना हो तो तुम्हारी मर्जी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दैट इज पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं लाइक कॉपर, निकल, सिल्वर, इफ यूज्ड टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज डिफरेंट। अगर आपके इलेक्ट्रोड्स ही रिएक्शन में पार्ट ले लेंगे तो ऑफ कोर्स जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत डिटेल एग्जांपल नहीं है बट समझ में आ जाएगा। In the electrolysis of copper sulfate solution, if active electrode copper is used, then copper atom is deposited at cathode and copper ions are formed at the anode. If inert electrode platinum is used, then instead of copper, oxygen is formed at the anode. ठीक है, इसका एग्जांपल हमने शायद करा था, ये रहा कॉपर सल्फेट वाला। तो इसमें क्या था कि आपका कॉपर मेटल निकल रहा था और आपका ऑक्सीजन निकल रहा था। इस केस में उन्होंने आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया था। पर अगर आपके पास एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो उस केस में आपके पास एक जगह द एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑफ कॉपर इज यूज्ड, तो उस केस में एक जगह आपका कॉपर के आयंस फॉर्म होंगे डिपॉजिट एट दी कैथोड, और एक तरफ कॉपर एटम मतलब कॉपर का जो मेटल है वो बनेगा और एक तरफ कॉपर का आयन बनेगा। अगर इलेक्ट्रोड आपके इनर्ट हो गए मतलब प्लैटिनम यूज कर लिया, तो कॉपर तो बनेगा एक तरफ और एक तरफ ऑक्सीजन की गैस निकलेगी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, आपके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, ये वाला जो चार्ट है ये मैं आपको आई एम थिंकिंग कि मैं आपको एक एग्जांपल करने के बाद समझाऊं या अभी समझा देती हूँ। चलिए मैं आपको ये चार्ट समझा देती हूँ, और जो ये एग्जांपल है ना 6.8 से जो इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल है, ये हम अगले पार्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट CuSO4 का सोल्यूशन है। जब आपकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो क्या क्या आएगा, CuSO4 से आपके पास आएगा Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और पानी से क्या बनेगा H प्लस और OH नेगेटिव आयन। अब कैथोड पे कौन कौन से जाएंगे, कॉपर जाएगा और हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कैसे डिसाइड करोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे कैसे डिसाइड करोगे, जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है तो कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर एज अ मेटल, एटम बन जाता है। अगर आप एनोड पे बात करें तो एनोड पे गए SO4 2 माइनस और OH नेगेटिव, करेक्ट। तो इस केस में आपके पास क्या बना, आपके पास बना OH, मैंने आपको बताया था, जो आप एक वो वाली इक्वेशन भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से बैलेंस करो। अगर ये कंफ्यूजिंग है तो ऐसे मत लिखना, आप डायरेक्टली उस तरीके से लिख सकते हो। तो उस केस में हमने क्या किया था कि OH है -1 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास आ गया OH, OH प्लस OH कंबाइन किया तो बन गया वाटर प्लस एक ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन किया और बन गया O2। आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हमने पहले किया था, जरूरी नहीं है आप इस तरीके से लिखो, ऑल्दो ये भी ठीक है वो भी ठीक है, जो इजी लगे वैसे लिख लो। ठीक है, तो इस केस में क्या कर रहे हैं ना, अगर आपका ऑक्सीजन निकल रहा है ना इस केस में, तो आप ये समझ के चलें कि इस केस में उन्होंने आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए उन्होंने, क्योंकि यही हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। और अगर यहाँ पे वो एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो एक्टिव इलेक्ट्रोड में आपकी ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, उसकी जगह भी कॉपर आयन निकलेंगे। उसके बाद आ जाइए डाइल्यूट NaCl सोल्यूशन, NaCl था Na प्लस प्लस क्लोरीन माइनस, वाटर ब्रेक हुआ H प्लस और OH नेगेटिव में। जो सबसे पहले आपके पास सोडियम Na प्लस और H प्लस, कैथोड पे दोनों गए पॉजिटिव वाले। सोडियम बहुत ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसका डिस्चार्ज होना मुश्किल है। हाइड्रोजन बहुत नीचे है, बहुत आराम से डिस्चार्ज हो सकता है। सो H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव H, H बहुत अनस्टेबल है तो दूसरे H से कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना देगा। आई होप बच्चा पार्टी आपको बातें समझ में आ रही हैं। फिर क्लोरीन और OH नेगेटिव है जो दोनों एनोड पे पहुंचेंगे।
इन दोनों में से OH नेगेटिव बहुत नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो बहुत ही प्यार से वो अपने इलेक्ट्रॉन को दफा करेगा और वो स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, सेम चीज है जो ऊपर हमने करी थी, एग्जैक्टली सेम यहाँ पर होगा। Okay students, so let's look at the concentrated NaCl1. So dilute NaCl मैंने आपको बताया कि dilute NaCl होगा तो Na का मतलब सोडियम का, क्लोरीन का, हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन होगा। इसी वजह से जो डिस्चार्ज प्रेफरेंस होगी, डिस्चार्ज प्रेफरेंस डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। अब जो ये लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaCl के बारे में। सो जब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है, इसका मतलब Na पॉजिटिव का और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और दूसरे आयन्स कौन से हैं आपके, H प्लस और OH नेगेटिव आयन। तो जब आप ये वाली कैटेगरी को दोबारा कंसिडर करोगे, मतलब Na प्लस और H प्लस की कैटेगरी को, तो चाहे Na पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पर फिर भी क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसी वजह से H प्लस आयंस को ही प्रेफरेंस मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप क्लोरीन और OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे बात करें, तो क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्लोरीन को प्रेफरेंस इसलिए मिल जाएगी क्योंकि ओवरऑल अगर आप कंपेयर करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो क्लोरीन और OH नेगेटिव में डिफरेंस कम है, दोनों के डिस्चार्ज में, मतलब दोनों की जो डिफरेंसेस हैं इन एबिलिटी टू डिस्चार्ज, वो कम है। इसी वजह से क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा होता है तो उसको प्रेफरेंस मिलती है। वेयर एज कंपेरेटिवली सोडियम और हाइड्रोजन में चाहे सोडियम ज्यादा भी हो, पर कोई बात नहीं, डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से H प्लस प्रेफरेंस ले जाएगा, ठीक है। और अगर डाइल्यूट होगा तो उसका आपको पता ही है। तो सेम चीज होगी, आपके Na प्लस और H प्लस आयन्स है, प्रेफरेंस H प्लस को मिल गई तो आपका हाइड्रोजन निकल गया। Cl माइनस और OH नेगेटिव है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन की, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से जो क्लोरीन है उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। सो यू विल गेट Cl माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गिव Cl, Cl प्लस Cl गिव Cl2, ठीक है। ये चार्ट समझ में आ गया, ये प्रेफरेंशियल के ऊपर बेस्ड है कंप्लीटली। अब जो ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा, हमने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के बारे में पढ़ा, हमने वो तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस पढ़े ऑन और द फैक्टर्स ऑन विच प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज डिपेंड अपॉन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना पोर्शन, ताकि आप जब एग्जाम्पल्स करें, जब हम आपके इलेक्ट्रोलिसिस के डिटेल एग्जाम्पल्स करेंगे, तब आपको सारी डिटेल समझ में आए। इसीलिए आज का सेशन समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है और आपको अच्छे समझ में आ रहा है, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, share the channel with your friends, and help us grow further. For any doubts and concerns, feel free to reach out to me via email. You can write me at psclassesicsc@gmail.com. You can also comment in the comment box below, and you can also send a text on the Telegram channel. So this is it for today, my wonderful students. अगले सेशन में मिलते हैं. Thank you so much. I hope you have a beautiful day ahead.